हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय एंड वेलकम टू बायोनिड। आज से हम डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि यह लेक्चर सीरीज पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी और इस सीरीज में एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स को डीपली कवर किया जाएगा। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन टॉपिक में से हर साल नीट के लिए 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अंडर दिस टॉपिक वी विल कवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स और डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आपको पता ही है कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। धरती पर ऐसा कोई माइकालाल नहीं है जो भोजन के बगैर रह सकता है। इसलिए भगवत गीता में फूड को भगवान का दर्जा देते हुए अन्नम ब्रह्म कहा है, यानी फूड इज द गॉड। जो भोजन हम करते हैं उनमें मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इनका काम है शरीर को ऊर्जा देना, टिश्यूज ऑर्गन्स की ग्रोथ कराना। हालांकि इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटीज में होती है। कई बार आपने देखा होगा या फिर एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी मुंह में छाले आ जाते हैं और जिसे हम माउथ अल्सर्स कहते हैं। When you don't receive enough vitamin B12, it can cause symptoms that include mouth ulcers. When you go to the doctor for treatment, a tablet of vitamin B complex is given, and from it you also get relief. This tells us how important vitamins are for us. Food provides energy and organic materials for growth and repair of tissues. अगर बॉडी के किसी ऑर्गन को चोट आती है तो उसे ठीक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स लगते हैं, उसे भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पानी ही जीवन है, ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि शारीरिक फैक्ट्री में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उन्हें चलाने के लिए वाटर की जरूरत होती है। मानवीय शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी है और उसे मेंटेन करने के लिए हमें नियमित रूप से पानी पीने की जरूरत होती है। कई बार गर्मी के मौसम के दौरान धूप में जो लोग लगातार घूमते फिरते हैं उनके शरीर का पानी कम हो जाता है और उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार तो डिहाइड्रेशन से चक्कर आते हैं और लोग शारीरिक संतुलन खोकर गिर भी जाते हैं। द फैक्ट इज दैट बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन दियर ओरिजिनल फॉर्म। यानी जो चीज़ें हम बड़े मजे के साथ खाते हैं, चाहे बात रोटी की हो या फिर आपके फेवरेट बर्गर की, उन चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, वो खा नहीं सकते। If our body does not utilize those things we eat, then neither we will get energy nor we will be alive. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो फूड हम खाते हैं उसे अगर बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाती तो हम जिंदा कैसे हैं? फिर हम इसीलिए जिंदा है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसे हमारे शरीर के अंदर सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारा शरीर उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सके, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस to simple absorbable forms is called digestion, and this digestion is carried out through the digestive system by mechanical and biochemical methods. Here mechanical means जो चबाने का काम हम फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं, और बायोकेमिकल मेथड से यानी किसी एंजाइम का यूज करके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कराना. As we progress through the chapter, you will get to know regarding a lot of enzymes like trypsin, amylase, lipase, and many more like this. The next point is the digestive system. If we talk about the whole digestive system, then there are 2 parts in the digestive system. One is the alimentary canal and other is the associated glands. माउथ से लेकर एनस तक जो भी ट्यूब है उसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। डायग्राम में आपको जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्री कैनल के अंदर आते हैं। If we talk about the opening of the alimentary canal, then from the front, that is anteriorly, is the mouth and posteriorly is the anus. The mouth leads to the buccal cavity, जिसे oral cavity भी कहते हैं। oral cavity के अंदर बहुत सारे दांत और muscular tongue पाई जाती है। There are 3 types of dentation given in NCERT, namely thecodont, diphyodont and heterodont. हर एक दांत का जो बेस है जॉ बोन के सॉकेट में गाड़ा हुआ होता है ताकि चबाते वक्त वो निकल ना सके। ऐसा नहीं होता तो जिस फोर्स से हम फूड को चबाते हैं उससे हमारे दांत कब के निकल गए होते हैं। और इसी तरह की जो अटैचमेंट है जहाँ टूथ जॉ बोन की सॉकेट में एम्बेडेड है, गाड़े हुए हैं, उसे थिकोडोंट डेंटेशन कहते हैं। Diphyodont is a type of dentation in which 2 successive sets of teeth are developed during the lifetime of the organism, including the majority of mammals and human beings. जिस 2 सेट की बात की जा रही है उसमें पहला सेट है टेम्पररी मिल्क टीथ और दूसरा सेट है परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ को डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं और ठीक उसी तरह परमानेंट टीथ को
एडल्ट टीथ नाम से जाना जाता है। आपको पता ही होगा कि हर एक एडल्ट व्यक्ति में 32 परमानेंट दांत पाए जाते हैं। अगर कहीं वाद विवाद हो जाता है तो अक्सर गुस्से में एक डायलॉग बोला करते हैं लोग, तेरे 32 के 32 तोड़ दूंगा। आप लोगों ने भी सुना होगा ऐसे बोलते हुए किसी को, हालांकि आज तक मैंने किसी को तोड़ते हुए नहीं देखा, ये बस बोलने की बात है। जब आप मिरर में देखोगे तो पता चलेगा कि 32 जो दांत होते हैं वो एक तरह के नहीं होते, इनमें भी 4 प्रकार है और सबकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। जब तीत एक प्रकार के ना होकर कई प्रकार के होते हैं तब एक टर्म दी जाती है, उसे हम हेटेरोडोंट डेंटेशन कहते हैं। जो 4 डिफरेंट प्रकार के हैं उनमें से आगे के इंसिजर्स होते हैं, उसके बाद केनाइन, प्रीमोलर्स और सबसे अंत में मोलर्स पाए जाते हैं। इंसिजर्स पूरे 8 होते हैं, ऊपर 4 और नीचे 4। बचपन में सबसे पहले यही आते हैं। इनके काम की अगर बात की जाए तो फूड को काटने में, सेपरेट करने में काम आते हैं। कुछ लोगों को तो आदत होती है, अगर कहीं किसी के साथ थोड़ी हाथापाई हो जाती है तो ये लोग सीधा काटने पे उतर आते हैं और इन्हीं दांत की मदद से वो लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदार व्यक्ति की पहचान है। केनाइन भी कुछ इसी तरीके के दांत है, लेकिन इनकी शार्पनेस इंसिजर से भी ज़्यादा होती है। दे आर 4 इन नंबर्स। फूड को बारीक बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये काम में आते हैं। इसके बाद प्रीमोलर्स जो संख्या में 8 है, इनका सरफेस थोड़ा सा फ्लैट होता है एंड दिस प्रीमोलर्स आर नॉट पार्ट ऑफ मिल्क टीथ। और अंतिम में मोलर्स जो बाकी दांतों से सबसे बड़े हैं, इनका भी सरफेस प्रीमोलर की तरह फ्लैट होता है और फूड को क्रश करने के लिए काम आता है। हमने अभी जो पॉइंट्स पढ़े उनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था नीट 2018 के एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटेशन, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला। हम जॉ में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसे हम डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट डेंटेशन इन हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इज 2123 इन द अपर एंड 2123 इन द लोअर जॉ। वाइल द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द चाइल्ड अप टू 2 ईयर्स, मतलब मिल्क टीथ का फॉर्मूला 2102 इन द अपर हाफ जॉ एंड 2102 इन द लोअर हाफ। मिल्क टीथ को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, जिसलिए जो फॉर्मूला है उसमें 0 लिखा हुआ होता है। लेकिन क्या आपको पता है आपके डेंटल फॉर्मूला इन दोनों से अलग है, और ना ही आपके मुंह में 32 दांत हैं। जो 17 से 20 उम्र के होते हैं उनमें 28 दांत पाए जाते हैं और उनका डेंटल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज हर एक जॉ में 2 मोलर्स कम होते हैं, इसलिए इनका डेंटल फॉर्मूला 2122/2122 है। ये मोलर सबसे अंत में आने वाले मोलर से, जिसे विजडम टीथ या फिर अक्ल दांत भी बोला जाता है। जब आपकी एज 20 साल के आसपास हो जाएगी तब आपको ये विजडम मोलर्स आते हुए दिख जाएंगे। इसी टॉपिक के ऊपर नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन के अनुसार 2 साल का एक बच्चा है जो स्कूल में एडमिट किया गया है, और जब डेंटल चेकअप होता है तब डेंटिस्ट को 20 दांत दिखते हैं, तो कौन से दांत एब्सेंट है उसके बारे में आपको बताना है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया था। ऐसा कौन सा टीथ है जो परमानेंट डेंटेशन में तो होता है लेकिन प्राइमरी डेंटेशन में नहीं होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। थोड़ी देर पहले जो भी मैंने बताया था, आपने अगर अच्छे से सुना है, पढ़ा है, तो दोनों भी क्वेश्चंस आपके लिए बेहद आसान हो गए। अब बात करते हैं इनेमल की। यहाँ पर डायग्राम में आपको जो ऊपर हार्ड सरफेस दिख रहा है उसे इनेमल कहते हैं, विच हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, एंड आल्सो दिस इज वन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी। The next thing is the tongue, which is a freely movable muscular organ, which means it is made up from muscle tissue. The tongue is attached to the floor of the oral cavity by frenulum. Look at the figure, the line which is visible in the middle of the figure, we call it the lingual frenulum, जिसकी मदद से हमारी टंग ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। टंग के ऊपर वाले हिस्से पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसे पैपिले कहते हैं, और कुछ पैपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, और इन्हीं टेस्ट बर्ड की मदद से हम मनपसंद स्वाद लेते हैं। इसके बाद ओरल कैविटी में शॉर्ट फेरिंग्स होता है, विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहीं से 2 चीज़ें निकलती है, एक इसोफेगस और दूसरा ट्रेकिया।
which is also called windpipe because of inhalation and exhalation of air from these passages. You can see visuals on the screen. This is the epiglottis, a cartilaginous flap that prevents the entry of food into the glottis. यहाँ पर ग्लोटिस यानी जो विंड पाइप है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, निगलते समय खाना ट्रैकिया में न चला जाए इसलिए ये इंतजाम किया गया है। अगर ट्रैकिया में गलती से भी फूड चला गया तो लंग्स में जाके एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो खाना कहाँ जाना चाहिए? ईसोफेगस में। द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। यहाँ पर पोस्टीरियर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्यूब ट्रैकिया के पीछे होती है और नेक, थोरैक्स से गुजरकर ईसोफेगस सीधा स्टमक से जुड़ जाता है। द स्टमक इज अ जे-शेप्ड बैग लाइक टेक्सचर दैट स्टोर्स फूड फॉर अ व्हाइल। जो स्टमक की ओपनिंग होती है ऊपर से, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए एक स्पिंक्टर होता है कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा स्टमक शरीर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और उसमें 4 पार्ट्स होते हैं जिनके नाम से कार्डिक पार्ट जहाँ से ईसोफेगस कनेक्ट होती है, फंडिक पार्ट बॉडी और नीचे वाला पाइलोरिक पार्ट जहाँ से इंटेस्टाइन का शुरुआती हिस्सा कनेक्ट होता है। इस डायग्राम में सभी पार्ट्स को अलग अलग कलर में हाईलाइट किया गया है जिसे आप देख सकते हो। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके भी 3 रीजन्स होते हैं। शुरुआत का जियोडेनम जो स्टमक से कनेक्ट होता है और इसका शेप अंग्रेजी सी लेटर जैसा होता है जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है जेजुनम जो एक लंबा सा क्वाइल मिडल पोर्शन है और तीसरा हिस्सा जो हाईली क्वाइल्ड है उसे हम इलियम कहते हैं। जिस तरह से हमने स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्पिंक्टर देखा है, ठीक उसी तरह स्टमक और डियोडेनम के बीच में एक पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है। और स्पिंक्टर क्या चीज होती है? इट इज रिंग शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर जो जरूरत के हिसाब से रिलैक्स और टाइट होके जो ओपनिंग होती है उसे रेगुलेट करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। इसमें भी आपको 3 पार्ट्स देखने हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। फ्रॉम इज सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक which hosts some symbiotic microorganisms। symbiotic microorganisms यानी कुछ बैक्टीरिया है जो डाइजेशन के लिए मददगार होते हैं। सिम्बायोसिस को आप 12th एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे, जब 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सिकम से एक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी एक ऐसा ऑर्गन जो फंक्शनल नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना निकम में, उस तरीके का। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके अंदर ये ऑर्गन्स काम करते थे। इवोल्यूशन के चलते कुछ ऐसे चेंज हुए जिनकी वजह से अब इन ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती। इवोल्यूशन चैप्टर में आप इन सभी चीज़ों को और भी अच्छे से पढ़ोगे। सिकम के बाद कोलन जो कि 4 पार्ट में है, एंड असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलन। इसके बाद रेक्टम दिख रहा होगा आपको डायग्राम में जो कि एनस से कनेक्ट है। अब हम एलिमेंट्री कैनल का जो वॉल है उसके बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। आउटर वन इज द सेरोसा जो कि थीन मेसोथेलियम से बना है विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? एज द नेम इम्प्लाइज इट इज अ टर्म गिवन टू सेवरल डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट सर्व टू कनेक्ट, सपोर्ट एंड हेल्प। इसके बाद आता है मस्कुलरिस which is circular from the inner side whereas longitudinal from the outer side and formed by smooth muscle. An oblique muscle layer may be present in some regions। इस लाइन का मतलब क्या है? कुछ जगह पर जैसे कि स्टमक एक एक्स्ट्रा मसल लेयर पाई जाती है जो कि oblique muscle layer है। Then next one is submucosa which is form of loose connective tissues connecting nerves, bloods and lymph vessels। इसी लेयर में ग्लैंड्स भी पाई जाती है इन केस ऑफ डिओडेनम। एलिमेंट्री कैनल के सबसे अंदर म्यूकोसा की लेयर बनी होती है जिससे गैस्ट्रिक रुगे और इंटेस्टाइनल विलाई का फॉर्मेशन होता है। लेफ्ट वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा जो इरेगुलर फोल्ड्स है उसे हम रुगे बोलते हैं और राइट वाले डायग्राम में फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है उसे हम इंटेस्टाइनल विलाई कहते हैं। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। इस वाले फिगर में आपको माइक्रोविलाई अच्छे से दिख जाएंगे। जो ब्रश जैसे दिखने वाले टेक्सचर्स है वही माइक्रोविलाई है और इस तरह का टेक्सचर होने के कारण उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है विच इज़ बेनिफिशियल वाइल एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। लैक्टियल इज अ लार्ज लिम्फ वेसल विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई अलॉन्ग विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और इसी लैक्टियल से फैट का एब्सॉर्प्शन होता है जो हम आगे के आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। द म्यूकोसल एपिथेलियम हैज goblet cells which secrete mucus that helps in the lubrication of the food while digestion।
Mucosa also forms gastric glands in the stomach. Crypts of Lieberkühn are the tubular glands that present between the bases of the villi in the intestine. So that's all in the today's lecture. In the second lecture of this chapter, we will study digestive glands. If you enjoyed this session, then definitely don't forget to give your opinion in the comment section. See you in the next lecture. Till then, keep studying, keep enjoying.